नहीं आती तो फिर ठीक रहता है। हाँ, तो चैप्टर नंबर 29 फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और ये चैप्टर जो है चैप्टर 29 BNSS का, जजेस को बड़े अच्छे से समझ के रखना चाहिए, मैजिस्ट्रेट को बड़े अच्छे से समझ के रखना चाहिए। और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ड्यूटीज कास्ट की गई है इनमें जजेस के लिए कास्ट की गई है और एडवोकेट्स के लिए भी है, क्योंकि अगर जज गलती करे तो फ़ायदा किसको मिल जाता है? एडवोकेट को मिल जाता है ना। जज की गलतियों की वजह से एडवोकेट को क्लाइंट के लिए बेल ले सकता है, जजमेंट को रिवर्स करवा सकता है, तो कई सारे बेनिफिट्स एडवोकेट ले जाते हैं। तो दोनों को इस टॉपिक के बारे में जान के रखना चाहिए और पढ़ते हैं एक एक करके। जो जजमेंट टॉपिक है प्रॉपरली इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोविजन यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं। सेक्शन 392 से शुरू है और 406 BNSS तक ये जाता है। और यहाँ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस जो फर्स्ट सिचुएशन है दैट्स कॉल्ड जजमेंट, सेक्शन 392। अब ध्यान से समझिएगा और एक एक करके बात को देखिएगा। द जजमेंट इन एवरी ट्रायल, एक वर्ड है यहाँ एवरी ट्रायल, दैट वाज द वर्ड कॉल्ड एवरी ट्रायल। लेट मी ओपन दैट। हाँ, तो द जजमेंट इन एवरी, एक वर्ड है यहाँ पे एवरी। अब देखिए इसका क्या मतलब है एवरी ट्रायल। एवरी ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि एक कोई केस फाइल हुआ किसी के ऊपर, तो बीच बीच में कुछ एप्लीकेशंस भी लगते होंगे, ठीक है। कोई ना कोई सेक्शन में कुछ ना कुछ सिचुएशन में एप्लीकेशंस भी लगते होंगे, तो उस एप्लीकेशन का भी ऑर्डर आता होगा और उस ऑर्डर के भी जजमेंट होते होंगे, रीजन्स जो होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फाइनल ऑर्डर के ऊपर ये प्रोविजन लगता है, बल्कि बीच बीच में जितने एप्लीकेशंस लग रहे हैं उसका ऑर्डर सारा है, सब पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जजमेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये भी एक बार समझ लो आप कि जजमेंट किस चीज़ को कह रहे हैं। देखिए जजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात इसमें आती है कन्विक्शन या एक्यूटल प्लस रीजन्स प्लस अथॉरिटी, ये सारी बातें। मतलब एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट किया गया है या एक्यूज्ड को छोड़ा गया है, निर्दोष फाइंड आउट किया गया है एक्यूज्ड को। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, किस विटनेस पे कोर्ट ने रिलाई किया, किस पे रिलाई नहीं किया, और अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी रेफर्स दैट कोर्ट का जो ये व्यूज है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये किस प्रोविजन पे बेस्ड है या कोई जजमेंट पे बेस्ड है। तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जजमेंट सेक्शन नंबर 392। क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कन्विक्शन या एक्यूटल, रीजन्स और उसकी अथॉरिटी। तो अभी इसको क्या कह रहे हैं, इसमें हम जजमेंट कह रहे हैं इसको। अब देखो क्या कहता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, द जजमेंट इन एवरी ट्रायल। अब ये क्रिमिनल कोर्ट के लिए है और वो जिसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब अपील वाले के मैटर पे, अपील की जजमेंट के मैटर पे ये नहीं आएगा, ये सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट आउट किया गया कि शैल बी प्रोनाउंस्ड दिस वन, कहाँ, तो दैट्स कॉल्ड हियर इन ओपन कोर्ट, दैट्स कॉल्ड इन ओपन कोर्ट। अच्छा, ओपन कोर्ट का मतलब समझ लो आप, ओपन कोर्ट का मतलब क्या होता है। देखो कोर्ट का एक टाइम होता है, दिन में 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कोर्ट का टाइम होता है, ठीक है। जज आते हैं कोर्ट में और बैठते हैं, अपने जो सीट होती है वहाँ पे बैठते हैं। और जब कोर्ट नहीं रहता है तो फिर कहाँ बैठते हैं वो, अपने चैम्बर में। दो जगह जज के बैठने का जगह, एक होता है चैम्बर में और एक होता है अपने जज के सीट पे। तो कभी कभी जज क्या होता है कि अपने चैम्बर में बैठ के भी ऑर्डर डिक्टेट करवाते हैं कि लिखो, ऑर्डर डिक्टेट किया जाता है और फिर साइन करके वो, और फिर वो पब्लिश कर दी जाती है वेबसाइट्स पे, या जिसको देना है दे दिया गया। सो दिस इज नॉट कॉल्ड द ओपन कोर्ट। द ओपन कोर्ट मीन्स व्हाट, द जज इज सिटिंग ऑन टू द कोर्ट रूम, अपने चेयर पे बैठे हैं, पॉसिबल वहाँ पे केस को सुनने के बाद अब उसको वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओपन कोर्ट। हु इज डूइंग दैट, तो यहाँ पे कहते हैं बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर जस्ट मीन दैट जज, जो कोर्ट को प्रिजाइड कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, जज। व्हेनेवर वी आर सेइंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इट इंक्लूड्स बोथ मैजिस्ट्रेट भी और जज भी। अगर मैं ट्रिब्यूनल की बात करूं तो ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसी के बाद इसमें क्या है, कहते हैं इमीडिएटली
आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल. वंस द ट्रायल टर्मिनेटेड, सुनिए, ट्रायल टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, तब ट्रायल को कहेंगे कि टर्मिनेट हो गया ट्रायल. तो ट्रायल टर्मिनेट होने का समय क्या है, सिंपली प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो गया और डिफेंस एविडेंस भी अब क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ. Thereafter the case will go on to the argument. Now the argument, both the parties have completed the argument, that you know. Now the trial is completed. Now there is the time of the judgment. So once the argument complete, then it is called here the termination of what, trial. Trial की termination होगी. तो जब ट्रायल की टर्मिनेशन हो गई तो जजमेंट क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल. इमीडिएटली होना है ना. क्यों भला, क्योंकि देखो क्रिमिनल जो केसेस होते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं. ट्रायल जब कंप्लीट होता है तो दोनों पार्टीज को पता चल सकता है कि केस में क्या हो रहा है. वो एक अंदेशा मिल जाता है कि एक्यूज्ड जेल जा रहा है या एक्यूज्ड घर जा रहा है. अगर एक्यूज्ड को लगेगा कि मैं जेल जा रहा हूं तब तो वो जज के पीछे पड़ जाएगा कि जज साहब करोड़ ले लो छोड़ दो, 10 करोड़ ले लो छोड़ दो, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ले लो, मेरी सब कुछ ले लो लेकिन छोड़ दो. वो जज के पीछे पड़ जाएगा. तो कानून जज को ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है. वो कह रहे हैं ट्रायल कंप्लीट हुई इमीडिएटली, ताकि वो किसी को इन्फ्लुएंस ना करे. द वर्ड कॉल्ड हियर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल. लेकिन जज की भी कुछ मजबूरियां हैं. क्या मजबूरियां हैं, जज कह रहे हैं कि हमको अभी सारे फाइल्स भरने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन में कई सारे केसेस देख रहे हैं, सबका तो चीज याद नहीं रहता. तो प्लेंटिफ विटनेस क्या बोला था, 1, 2, 3, 4 अलग अलग जो PW1 है, PW2, PW3 जो है, ये सब क्या क्या बोला था, मुझे ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, सारा कुछ मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. और दूसरी बात, जज का भी ये भी कहना है कि हमें सारी केसेस को समझनी पड़ेगी. अच्छा, कई बार होता है कि एक केस 5 साल चला, 10 साल चला या 3 साल चला. एक कोई जरूरी नहीं कि एक ही जज तब से बैठे हों अंत तक. देयर इज नो, ऑफ कोर्स देयर इज नो नेसेसरी एट ऑल. बीच में जजेस बदलते हैं, पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर होते हैं, नए जज आ गए, तो नए जज कैसे समझते हैं केस को, पुराने फाइल्स को पढ़ के समझते हैं. ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वही जज स्टार्टिंग से सारे केस को फॉलो नहीं करते आ रहे हैं. बीच में जज बदले भी हैं, नए जज भी आए हैं. तो BNSS ने थोड़ा टाइम दे दिया कि देखो भाई, आपको फाइल रीड करनी है तो आप रीड कर लो, बट आप एक काम करो, सब्सिक्वेंट टाइम ले लो आप, लेकिन आपको मैक्सिमम कितने दिन का टाइम मिलेगा, 45 डेज. दैट वाज ऑफ विच द नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर एडवोकेट्स देयर. 45 डेज का टाइम मिलेगा मैक्सिमम जज को. और जज एक अगली डेट देंगे, बताएंगे कि उस डेट पे हमारी जजमेंट है और पॉसिबल है कि वो 45 डेज के बाद या 1 महीने के बाद, जो मैक्सिमम 45 डेज है, वो उस केस की दोबारा से लिस्टिंग करेंगे, दोबारा से उस केस की वो लिस्टिंग करेंगे. और 45 डेज का टाइम वहाँ पे स्पेसिफाई हुआ. दैट्स कॉल्ड हियर द टाइम रेफर, दैट यू नो, दैट्स कॉल्ड हियर द टाइम रेफर हियर द 45 डेज. लेकिन इस 45 डेज के लिए जज को क्या करनी है, नोटिस देनी है, शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर एडवोकेट. उसी कोर्ट में डेट अनाउंस कर देंगे कि ये डेट है किस किस का, जजमेंट का. सही है, ये हमारे जजमेंट का डेट है. अब देखो यहाँ पे अब कोई लिबरल सिचुएशन नहीं है. 45 डेज मीन्स 45 डेज, यू हैव टू डिलीवर द जजमेंट विद इन द 45 डेज. अगर 45 डेज में जजमेंट डिलीवर नहीं करते हैं, बाद में कर रहे हैं 1 महीने, 60 दिन, 3 महीने, तो अपील में बहुत महंगा पड़ेगा. अपील में जो अपीलेट होंगे उनका एक ही कंसर्न होगा कि ये जजमेंट जो है टाइम से डिलीवर नहीं की गई थी, तो ये जजमेंट्स पे ज़्यादा रियलाई नहीं किया जा सकता. मतलब उनका एक ग्राउंड ये भी बन सकता है इस सिचुएशन में. दूसरी बात समझिएगा कि जजमेंट डिलीवर कैसे करेंगे. अब देखिए, नंबर 1, बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट. होल ऑफ द जजमेंट उनको क्या करना है, डिलीवर करनी है. अब सिचुएशन समझिए, होल ऑफ द जजमेंट का मतलब क्या है. एक एक्यूज्ड है, उसके ऊपर सपोज करो 420 लगा हुआ है, 420 भी लगा हुआ है, 467 भी लगा हुआ है, 468 भी लगा हुआ है फर्जी सिग्नेचर करने का, 471 भी लगा हुआ है डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करने वाला, 201 भी लगा हुआ है एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने वाला प्रोविजन, है ना, 406 भी लगा हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ये सब लगे हुए हैं. तो अब जज क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे होल ऑफ द जजमेंट. जज ये नहीं कह सकते देखो इन दोनों पे तो मेरा जजमेंट प्रिपेयर्ड है, लेकिन इस पे हम 1 महीने बाद जजमेंट डिलीवर करेंगे या 10 दिन के बाद करेंगे, हम इस पे 5 दिन के बाद करेंगे, आज हम इस पे करते हैं, कल बाकी हम उस पे करते हैं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. नो, इफ यू आर डिलीवरिंग द जजमेंट
यू हैव टू डिलीवर द होल ऑफ द जजमेंट इन वन गो। एक ही गो में आपको सारे जजमेंट, सारे मैटर के जजमेंट जो है वो डिलीवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाय डिलीवरिंग द व्हाट वर्ड कॉल्ड होल ऑफ द जजमेंट, सही है। अच्छा, ये तो डिलीवर किया। दूसरी क्या हो सकती है, बाय रीडिंग आउट होल ऑफ द जजमेंट, उसको रीड किया। दोनों ऑप्शन है, डिलीवर किया या रीड किया। डिलीवर करने का मतलब दोनों को पार्टी को कॉपी दे दिया जजमेंट की, और फिर यानी तो रीड कर रहे हैं दिस वन, और रीड भी करना है तो क्या हो गया होल। जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना, वो जज सिर्फ इतना बोलता है, तमाम सबूत गवाह को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन क्या सबूत है, गवाह है, सब कोर्ट को बताना पड़ता है दिस वन। राइट आफ्टर दैट क्लॉज सी, रीडिंग करेंगे वो ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट की, एक्सप्लेन करेंगे सब्सटेंस ऑफ जजमेंट उस लैंग्वेज में विच इज अंडरस्टूड बाय द एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। नाउ ठीक है, अब एक बात सुनो, जजमेंट अगर मान लो 50 पेज का है, बहुत पेजेस की होती है जजमेंट, ठीक है। क्योंकि जजमेंट में क्या होता है कि हर विटनेस के बारे में, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, जो डिफेंस विटनेस है ना, सबके बारे में लिखा जाएगा। कई बार सुनोगे 1000 पेज का जजमेंट होता है, 1000 पेज का जजमेंट होता है, 5,000 पेजेस के जजमेंट होते हैं। अब जो केसेस 10-10 साल चल रहा है, 15-15 साल चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, उसमें कितनी सारी गवाहियाँ हुई होगी, ठीक है, कितनी सारी गवाहियाँ हुई होगी, कितने सारे साइंटिफिक एविडेंस रखे होंगे। तो हो सकता है कि वो 5,000 पेज का जजमेंट ही है। तो व्हाट द जज सपोज टू डू दैट, जज को हर एक पेज पे साइन करना पड़ेगा। ऑन ईच एंड एवरी पेज जज हैज टू साइन। बोलोगे इतना साइन करना बहुत मेहनत का काम है 5,000 पेज को, लेकिन लिखना उससे कम मेहनत का काम थोड़े था, लिखा भी तो है, सही है। तो दिस इज द सिचुएशन। तो यहाँ कहते हैं अगर जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं क्लॉज A1 में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है यहाँ पर कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन द शॉर्ट हैंड, साइन करेंगे ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरी पेज thereof as soon as is made ready। यहां तक पहले सुनिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन शॉर्ट हैंड। देखिए शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, अभी नॉर्मली आपने शॉर्ट हैंड सुना है पहले कभी? शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, वहाँ शॉर्ट हैंड सिखाते हैं कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या होती है। शॉर्ट हैंड जैसे होता है ना कि लंबा से लंबा लाइन जो है 2 शब्द में कर लेते हैं, फिर छोटा छोटा, वो एक अपना लैंग्वेज होता है ना। तो वो क्या करते हैं, जज उसको डिक्टेट करते हैं, और जो 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 शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट होते हैं वो उसको सुनते हैं और लिखते जाते हैं कॉपी पे लिखते जाते हैं। तो वो जो 500 पेज का होगा 10 पेज में लिख लेंगे, 5 पेज में लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे वो। तो वेयर द जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं क्लॉज 1A में, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल कॉज इट टू बी टेकन डाउन। कहाँ पे? शॉर्ट हैंड में। वहाँ पे डिलीवर कर रहे थे क्लॉज A में, बोल रहे हैं वो, और जो उनके कोर्ट में बैठा हुआ है जो स्टेनोग्राफर होता है वो उनको क्या करता है, शॉर्ट हैंड में लिखता है। अब वो जो बन के तैयार हुआ वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट हो गया, वो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में। अब जज को दिया, जज साहब इस पर साइन कर दीजिए, जज साहब ने उसको क्या किया, साइन कर दिया, सही है। एंड राइट ऑन इट डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट इन द ओपन कोर्ट। क्लियर यहाँ तक? तो दैट इज द बेसिक फॉर्मेलिटी ऑफ हाउ द जजमेंट में बी डिलीवर्ड, दैट यू नो। अच्छा, अब उसके बाद सिचुएशन बड़ा सिंपल है और बड़ा साधारण है। अगला प्रोविजन आपको यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया कि जजमेंट या ऑपरेटिव पार्ट जो है रीड ओवर किया गया क्लॉज B में, क्लॉज C में, ये डेटेड होंगे, साइंड होंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से। देन अगर उसके हाथ से नहीं लिखा हुआ है तो एवरी पेज ऑफ द जजमेंट शैल बी साइंड बाय हिम। So that is a normal thing that whatever the judgment is being delivered, it should be signed by the judge, and each and every page shall be signed by the judge, each and every page. चलिए अब देखिए, नाउ अब देखो क्लॉज C में जो बातें हैं ना, जज इसको ज्यादातर फॉलो करेंगे, और ये कहता है बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट। एक ऑपरेटिव पार्ट पढ़ेंगे। इसका ऑपरेटिव पार्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पे कुछ डायरेक्शन हो, जैसे
एक्यूटल हुई या कन्विक्शन हुई, तो कन्विक्शन हुई है एक्यूज्ड की, वो कह देंगे अंडर सेक्शन 420 द एक्यूज्ड फाउंड कन्विक्टेड, अंडर सेक्शन 467 द एक्यूज्ड फाउंड एक्यूटेड, अंडर सेक्शन 468 एक्यूज्ड फाउंड कन्विक्टेड। तो ये उसको ऑपरेटिव पार्ट कर दिया। अब जब ये ऑपरेटिव पार्ट कर रहे हैं यहां पर सी के में, तो उसी के लिए ये वाला प्रोविजन है, दैट वाज 1C से कनेक्टेड है ये, दैट इज कनेक्टेड विद द 1C, प्रॉपर्ली कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 1C से ये कनेक्टेड है, सेक्शन नंबर 392 1C से कनेक्टेड है। नाउ सी व्हाट इट सेज, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, द प्रोविजंस वी आर फाइंडिंग आउट दैट इट सेज दैट कि अगर जजमेंट प्रोनाउंस्ड हुई इन द मैनर क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि ऑपरेटिव पार्ट जज ने पढ़ दिया, तो उनको क्या करना है कि होल जजमेंट और कॉपी ऑफ देयर सेल इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर द पर्सन ऑफ द पार्टीज और देयर एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस वन, पर्सन ऑफ द पार्टीज और देयर एडवोकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट जो है जजमेंट की कॉपी अवेलेबल करा के देगी। मींस कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा और पूरी जजमेंट की कॉपी क्या कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों को दे दिया। मींस कोर्ट ये नहीं कहेगी यू जस्ट अप्लाई फॉर द सर्टिफाइड कॉपी एंड टेक इट फ्रॉम द काउंटर इटसेल्फ, बट यहां पे कोर्ट ने क्या स्पेसिफाई किया है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम दे रहे हैं। सही है। अब यहां देखिएगा ये तो मिल गया, अब इसको वेबसाइट पे भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो वेबसाइट पे अवेलेबल करवाने का टाइम क्या है, तो कहते हैं प्रोवाइडेड कोर्ट सेल एज फार एज प्रैक्टिसेबल, उसको अपलोड करेंगे कॉपी ऑफ जजमेंट पोर्टल पे विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। आपने देखा था ई कोर्ट करके जाओगे, साइट होता है, ई कोर्ट पे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालते हैं, कोर्ट डालते हैं और उसके बाद केस नंबर से सर्च करने का ऑप्शन होता है, पार्टी नेम से सर्च करने का ऑप्शन होता है। आप केस नंबर डालेंगे तो वो जजमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अब सुनिए, तो जजमेंट एक्यूज्ड को सुनाया जाएगा। अगर एक्यूज्ड कोर्ट में जेल में है, कभी कभी एक्यूज्ड बेल पे रहता है तो वो कोर्ट में अवेलेबल हो गया, लेकिन अगर एक्यूज्ड जेल में है तो कहा कि अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है उसको लाया जाएगा टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड आइदर इन पर्सन और थ्रू क्या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, कोर्ट से ही उसको वीडियो से कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उसको कोर्ट में लाया गया और पता चला एक्यूटल हो गया, तो क्या फिर उसको जेल लेके जाएंगे? एक्यूटल हो गया, फिर क्या उसको जेल लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। तो एक्यूटल के बाद भी बॉन्ड भरने पड़ते हैं, बताया था मैंने। एक्यूटल के बाद भी बेल बॉन्ड भरने पड़ते हैं, बताया था ना, सही ना। तो वो भरना पड़ता है, अभी जेल ही जाएगा वो, वहां से फिर छूटेगा। चलिए, तो अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरी बात देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है तो कहां है वो? घर पे है, कहीं इधर उधर घूम रहा है, तो कोर्ट उसको बोलेगी कि भाई तुम आओ और जजमेंट का डेट है, तुम्हें कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा। और अगर एक्यूज नहीं आया तो जजमेंट सुनाएगी नहीं, उस दिन डेट दे देगी, उसको आना जरूरी है। तो अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है तो ही शैल बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड। लेकिन यहां एक बात और कही गई है, एक्सेप्ट वेयर हिज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज बीन dispensed with and the sentence is one of the fine only or is acquitted। देखिए सिचुएशन, एक्यूज्ड का होना जरूरी है कोर्ट में जजमेंट के दिन में, तो आंसर कहता है एक्यूज्ड का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन कब जरूरी नहीं है? तो एक्सेप्ट वेयर His personal attendance during the trial has been dispensed with। ट्रायल के दरमियान कोर्ट से परमिशन लिया था कि इसको पर्सनल अफेयरेंस जो इसके डिस्पेंस कर देने, वकील आएंगे वही केस देख लेंगे।
और सेंटेंस क्या है, वन ऑफ द फाइन लग रहा है ओनली, या फिर क्या है उसकी एक्यूटल है। सेकंड कंडीशन क्या है, उसकी एक्यूटल है। सही है, अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है तो। एंड अच्छा, अब समझिए जरा ध्यान से, एक केस में एक्यूज्ड 3 है, 1, 2 एंड 3, 3 एक्यूज्ड है। ये प्रेजेंट है और ये दोनों एब्सेंट है, ये दोनों एब्सेंट है। तो क्या कोर्ट जजमेंट सुनाएगी? आंसर का यस, कोर्ट शैल पास द जजमेंट। कोर्ट जजमेंट सुनाएगी, नहीं तो ट्रायल में क्या होगी, बेकार का केस में क्या होगा, अनड्यू डिले होगा। तो इट इज द सेकंड थिंग व्हाट वी गॉट दैट, प्रोवाइडेड इट वेयर देयर मोर accused person than one and one or more do not attend the court on the date on which the judgment is to be pronounced। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अनड्यू डिले को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेंगे, जजमेंट सुनाएंगे, चाहे वो एब्सेंट ही क्यों ना हो। he will deliver the judgment at no, he will deliver the judgment at all। so whatever the case it may be that no, notwithstanding his presence or absence, there is nothing to specify now। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं, समझिए सिचुएशन देखिए आगे। तो एक्यूज्ड अगर कई हैं केस में, एक भी आ गया तो कोर्ट अपनी जजमेंट को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, नो प्रॉब्लम इज देयर। अच्छा, अब यहां पे कहते हैं कि जजमेंट डिलीवर्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी और हिज एडवोकेट। समटाइम्स इट इज स्पेसिफाइड दैट द कोर्ट हैज डिलीवर्ड द जजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, एक्यूज्ड देयर। तो अब यहां देखिएगा, एंड अगर एक्यूज्ड के एब्सेंस में अगर जजमेंट डिलीवर कर लिया गया है तो फिर क्या होगा। तो देखिए यहां पे सिंपली कहा गया, नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय द क्रिमिनल कोर्ट शैल बी deemed to be invalid by reason only of the absence of any party or his advocate on the day or from the place notified for delivery thereof, or of any omission to serve or to defect in serving on the parties or their advocate or any of them the notice of such day and place। तो the point is quite normal what we got that जजमेंट डिलीवर किया क्रिमिनल कोर्ट ने, इसको इनवैलिड नहीं कह सकते, बट जजमेंट इज नॉट इनवैलिड। जजमेंट इज वैलिड सिर्फ इस रीजन के वजह से कि पार्टी एब्सेंट थी, उसके एडवोकेट एब्सेंट थे, फ्रॉम उस प्लेस पे नहीं आए थे, कोई ओमिशन हुआ नोटिस को सर्व करने में, या नोटिस को सर्व करने में कुछ डिफेक्ट हुई ऑन द पार्टीज और ऑन द एडवोकेट और एनी ऑफ देम, एंड नोटिस ऑफ सच डे एंड प्लेस, तो जजमेंट क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। ठीक है, एंड वन मोर प्रोविजंस वी शुड बी फाइंडिंग आउट देयर, सेक्शन 511 एप्लीकेबल होगी।
सेक्शन 511, अब यहां देखिए सेक्शन 511 में क्या क्या है, पहले ये बता दूं मैं आपको। सेक्शन नंबर 511 क्या है? कभी कभी ना कोई केस जब चलता है तो उसमें डिफेक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए किसी अथॉरिटी की परमिशन चाहिए थी और बिना परमिशन लिए वो केस चला दिया और पता चला जिसके ऊपर केस चला था वो कन्विक्टेड भी हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि पुलिस अपनी ड्यूटी में कुछ गड़बड़ी करती है तो पुलिस के ऊपर भी केस हो सकता है, लेकिन पुलिस के ऊपर जब केस होती है तो उस केस को चलाने के लिए सरकार से परमिशन चाहिए होता है। अब छूट गया, सरकार से परमिशन नहीं लिया गया और वो केस चला और पुलिस इसमें क्या हो गई, गिल्टी फाइंड आउट हो गई और कोर्ट ने क्या किया, कन्विक्ट कर दिया। तो 511 का क्या कहना है कि देखो अगर ये सब गलतियां हो जाती है केसेस में तो इसका मतलब कोर्ट का फैसला क्या होगा, इनवैलिड नहीं होगा। कोर्ट का फैसला क्या होगा, वैलिड ही होगा, जब तक वो कारण ना हो जिससे वजह से कोर्ट का फैसला गलत हो गया। अब जैसे परमिशन ही सिर्फ नहीं लिया गया तो इसका ये मतलब थोड़े कि कोर्ट का डिसीजन रॉन्ग है। कोर्ट ने तो सबूत, गवाह, इन सबको मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला दिया था। सबूत गवाह तो था ही उसके अगेंस्ट में। कमी क्या थी कि सरकार की परमिशन चाहिए थी, सरकार की परमिशन नहीं ली गई, ना ही अपोजिट पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन किया। तो ठीक है, मिस हो गया, चुक गया, केस चल गया, तो कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। लेकिन वो कन्विक्शन 511 कहता है क्या है, फिर वैलिड है, सही है, रीजन प्रॉपर है। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। तो अब यही बात कहते हैं कि नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू लिमिट एनी वे द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 511। तो सेक्शन 511 के जो प्रोविजंस हैं वो अकॉर्डिंगली यहां भी एप्लीकेबल होगी, कोई लिमिट नहीं लगाया जाता है इसके ऊपर, ये भी इक्वली एप्लीकेबल होगी। दैट्स द मैटर कंसर्न विद सेक्शन नंबर 511। दैट इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। फिर से अब ध्यान से देखिएगा, फिर से अब इस प्रोविजन को बिगिनिंग से समझिएगा, बहुत अच्छी बात है इसमें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, सेक्शन 392 द मैटर डायरेक्टली कंसर्न विद द जजमेंट, और सिंपली स्पेसिफाई किया गया है कि जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड इनटू द ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विद इन 45 days ऑफ विच द नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर एडवोकेट। जजमेंट प्रोनाउंस करने का 3 तरीका बताया गया। नंबर 1, डिलीवर करें होल ऑफ द जजमेंट, कहां पे, कोर्ट में। मतलब दोनों पार्टी आई है, जज बैठे हैं, जजेस कह रहे हैं कि भाई दोनों पार्टीज को जजमेंट की कॉपी दे दो, दैट्स ऑल, ठीक है, बात खत्म। या फिर क्या हो रहा है, जज पूरी जजमेंट को क्या है, कोर्ट में बैठ के पढ़ रहे हैं। अब होता है 1-2 पेज की जजमेंट होती है तो कोर्ट जज उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जज आए और उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि दोनों वकील जो है एक्यूज्ड है वो समझ जाए। रीड आउट कर रहे हैं ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, एक्सप्लेन कर रहे हैं सब्सटेंस ऑफ जजमेंट को, लेकिन क्लॉज सी वाले प्रोविजन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनको जजमेंट की कॉपी जो है इमीडिएटली अवेलेबल करवानी पड़ेगी और विद इन 7 days इसको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड भी करना पड़ेगा। ये आपने आगे पढ़ा, यहां तक क्लियर है। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात ये कहते हैं कि चलो पहला वाला मैटर है, अगर 1A वाला मैटर है, ठीक है, कि डिलीवर कर रहे हैं जजमेंट, जज आए और सीधा क्या कर रहे हैं, जजमेंट की कॉपी डिलीवर कर रहे हैं। तो जजमेंट इज डिलीवर्ड अगर क्लॉज ए में, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं, इसको लिखेंगे, लिखवाएंगे शॉर्ट हैंड में, साइन करेंगे हैप्पी पेज को एंड राइट करेंगे दैट वाज डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द जजमेंट। फिर बी और सी के मैटर को बताया, ये भी बताया आपको, एक्यूज्ड कस्टडी में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट लाना पड़ेगा जजमेंट सुनने के लिए, या एक्यूज्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट कराया जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है तो एक्यूज्ड को कोर्ट में लाया जाएगा, आएगा एक्यूज्ड, और अगर नहीं आता है तो ठीक है, पर्सनल एविडेंस अगर उसकी डिस्पेंस है तो ना आए, या फिर उसकी एक्यूटल हो गई है तो भी नहीं आए, चलेगा। एक से ज्यादा एक्यूज्ड है तो एक एक्यूज्ड भी आ गया, चल जाएगा काम, नो प्रॉब्लम देयर, है ना। एंड नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय द क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। रीजन क्या है, इन द ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी, या उसका एडवोकेट है जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई है। 3 लोग थे, 2 नहीं आए, 1 आया, जज ने जजमेंट सुना दिया, तो सबसेक्शन 7 कहता है फिर ये जजमेंट इनवैलिड नहीं है। दैट वाज बाय रीजन ओनली दैट द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी और इज एडवोकेट ऑन एंड फ्रॉम द प्लेस नोटिफाइड बाय डिलीवरी फॉर देयर ऑफ। और इन्हीं ओमिशन है सर्व करने में, डिफेक्ट है सर्व करने में पार्टीज देयर एडवोकेट को, और एनी ऑफ देम नोटिस ऑफ सच डे एंड प्लेस, यू नीड टू स्पेसिफाई दैट।
यू नीड टू स्पेसिफाई। और 511 जो है इक्वली एप्लीकेबल होगी यहां पर। ये कमेंट्री एक्सप्लेन कर दिया आपको। इफ इन कस्टडी शैल बी ब्रॉट टू हियर द जजमेंट, नॉट इन कस्टडी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड एंड हियर द। यहां लैंग्वेज काफी इजी कर दिया है। चलिए ट्रायल कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। कैसे सिक्योर करेगी? नहीं आ रहा है तो वारंट इशू कर दिया। जजमेंट डिलीवर शैल नॉट बिकम वैलिड एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी या उनका प्लीडर। लेट्स सी व्हाट वी गॉट देयर। लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। व्हाट इज द प्रोविजन? सेक्शन नंबर 393। अब सुनिए, अब यहां देखिएगा कि जजमेंट कौन से लैंग्वेज में होगा। तो यहां कहा गया एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द संहिता। इट मीन्स दैट ये बाकी के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर रहा है। वो कहते हैं एवरी जजमेंट शैल रेफर टू इन सबसेक्शन 392। कैसे होगा? शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। इट शैल ऑलवेज बी देयर इनटू द लैंग्वेज ऑफ व्हाट? कोर्ट। कोर्ट के लैंग्वेज में होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कोर्ट का लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट? तो कभी कभी कोर्ट का रीजनल लैंग्वेज भी होता है, हिंदी भी होता है, और हाई कोर्ट का हमेशा क्या होता है? इंग्लिश होता है। दिल्ली के कोर्ट का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है ना। यूपी में मिक्स होते हैं, आप इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में दे दो, हिंदी में चाहो तो हिंदी में दे दो। दिस वन। तो जज जो लिखेंगे, अगर मान लो यूपी का है तो कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकती है। हिंदी में भी जजमेंट हो सकती है। मीन्स अगर पार्टी जो प्लीडिंग्स हैं वो हिंदी में फाइल करती है तो जज भी अपने जजमेंट कहाँ से देंगे? हिंदी में देंगे। पार्टी प्लीडिंग इंग्लिश में दे रही है तो जज भी जजमेंट कैसे देते हैं? इंग्लिश में देते हैं। बट दिल्ली वाले कोर्ट में एवरी टाइम दैट शुड बी द इंग्लिश, देयर शुड बी द इंग्लिश। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखिए। तो ये जजमेंट का लैंग्वेज होगा। दूसरी बात, shall contain the point or points for the determination and the decisions thereon and the reasons for the decision। अब सुनिए, अब एक बात बताता हूं। सिंपली मान लो कि ऑफेंस है, उसमें सेक्शन 420 लगा हुआ है, 467 लगा हुआ है, 468 लगा हुआ है, 201 लगा हुआ है। पॉसिबल है फिर आपको 201 के साथ साथ नॉर्मली 471 भी लगा हुआ है आईपीसी का। 420 इट रेफर्स टू चीटिंग। 467 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई नकली पेपर तैयार करना किसी प्रॉपर्टी का। 468 किसी का फर्जी साइन करना। 201 एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना। 471 ऑफ कोर्स नकली सिग्नेचर किसी का यूज करना किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो देखो ये अलग अलग ऑफेंसेज हैं और सब ऑफेंस की अपनी अपनी पनिशमेंट है। पॉसिबल है एक्यूज्ड इसमें से एक से बड़ी हो गया, दूसरे में फंस रहा है। पॉसिबल है सबसे बड़ी हो गया, पॉसिबल है सब में पनिश हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। वो घर कब जाएगा? जब ये सारे प्रोविजन से बड़ी हो गया, एक्यूटल होगी। एक प्रोविजन में भी कन्विक्टेड हो गया तो वो कहां जेल चला जाएगा फिर उसको लेकर। तो अब यहां देखिएगा, अब एक सिचुएशन बताते हैं, यहां पर बड़ी क्लियर बताते हैं। शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन। सपोज करो कि जज उसको 420 से उसको एक्यूटल दे रहे हैं, तो 420 के बारे में प्रॉपर्ली लिखा रहेगा। 420 में है क्या और कौन सी बातें प्रूफ हुई, कौन सी बातें प्रूफ नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहां पे प्रूफ कर पाया, तो पॉइंट टू पॉइंट डिटर्मिनेशन लिखेंगे। मींस व्हाई द जज थिंक्स लाइक दैट। जज को जो लिख रहे हैं उसकी अथॉरिटी कहां से मिल रही है? एवरीथिंग, है ना। सो इन द क्रिमिनल कोर्ट द जज इज नथिंग जस्ट एन एम्पायर। जो मैच का एम्पायर होता है, जो देख करके सिर्फ डिसीजन देता है, बस वो है। मतलब उनको अपना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं यूज करना होता है। वो सिंपली पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, वो डिटर्मिनेशन देंगे। वो अगर कोई देखेंगे कि भाई ये एविडेंस एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो उसके लिए उनको जजमेंट लिखना पड़ता है।
द डिसीजन देयर ऑन, और डिसीजन का क्या है, रीजन फॉर द डिसीजन। रीजन मीन्स व्हाट, अथॉरिटी। अथॉरिटी किसको कहते हैं, जो जज को पावर दे रहा है। पावर जज को कहां से मिल रहा है, तो प्रोविजन से, सेक्शन से मिल रहा है, या फिर कोई जजमेंट से मिल रहा है, तो वहां वो उस जजमेंट को कोट करेंगे। दूसरी बात, जज को यह भी स्पेसिफाई करना है कि ऑफेंस ऑफ विच एंड सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता और अदर लॉ विच द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड। कौन से सेक्शन में भारतीय न्याय संहिता का या किसी अदर लॉ का एक्यूज्ड क्या हो रहा है, एक्यूज्ड को सेंटेंस दी जा रही है, एक्यूज्ड को सेंटेंस दी जा रही है। लेकिन जज को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सेक्शन में है, तो कौन से एक्ट में, कौन से सेक्शन में, तो फिर अगर जज को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कौन से सेक्शन में कन्विक्ट करे, देन एक पर्सन दुकान में गया, बैठ गया, बोला कपड़े दिखाओ। दुकानदार बोला नहीं तुम्हें नहीं बेचना, तुम निकलो यहां से, जाओ। वो बोलता नहीं जाऊंगा। वो बैठा रहा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, वो बोलते रहे निकलो निकलो, वो नहीं निकलने को तैयार है। 7 घंटे, 8 घंटे, शाम हो गई, नहीं निकला। पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई तो पुलिस उसको जबरदस्ती निकाली दुकान से। कौन सा केस बनेगा, व्हाट्स द केस इट में, केस क्या बनेगा। अब जज के पास यही मुकदमा है कि दिन भर दुकान में बैठे रह गया, मालिक दुकान का बोलता रह गया, घर से दुकान से निकलो, नहीं निकला। यही केस है जज के पास। ट्रेसपास, इसने ट्रेसपास बताया, सेक्शन 448 आईपीसी और सेक्शन 447 आईपीसी में ट्रेसपास को डिफाइन किया गया। लेकिन ट्रेसपास हाउस का होता है, जहां हम रहते हैं उसका होता है। तो शॉप इज द पब्लिक प्लेस, तो शॉप की ट्रेसपास नहीं होती, पब्लिक प्लेस की ट्रेसपास नहीं होती, तो ट्रेसपास तो नहीं बनेगा। पूरे बीएनएसएस को जज फाउंड आउट कर लेंगे, लेकिन ये ऑफेंस बनेगा नहीं। देयर इज नथिंग सच लाइक द ऑफेंस दैट यू, पूरे बीएनएस को देखा, ऐसा कोई ऑफेंस नहीं बना। दूसरी बात, अगर हम फाइंड आउट करें कि भाई एक्यूज्ड है और एक्यूज्ड ने अब जज क्या करेंगे यहाँ ऑर्डर में, यहाँ कॉन्विक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे बीएनएस में इस ऑफेंस का, ये इसको ऑफेंस कहीं बताया नहीं गया, इसकी कोई पनिशमेंट बताई नहीं गई, अदर लॉ में भी नहीं बताया गया है कि नहीं। तो जज अगर किसी को पनिश करना चाहे तो पहले उसको देखना पड़ेगा उनको कि कौन से कानून में लिखा हुआ है, कौन सा सेक्शन लिखा हुआ है कि ऑफेंस है। तुमने जो किया हमको तो लगता है कि गलत है, बहुत गलत है, तुम उसके दुकान में दिन भर बैठे रह गए, वो गलत है, तुम्हें सजा देंगे। लेकिन जज को सोचना पड़ेगा कौन से एक्ट में और कौन से सेक्शन में, और कहीं नहीं मिल रहा है तो उनको समझना पड़ेगा फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक सिविल चीज़ है, जाओ भागो यहाँ से, निकलो। नहीं, अब कई लोग होते हैं, जैसे कि अब क्या होता है ना, एआई वीडियो बना देते हैं, एआई जनरेटेड वीडियो, आजकल एआई आता है और उसमें किसी की भी फेस पे कुछ भी लगा के बता देते हैं, दिखा देते हैं। जैसे मोदी जी का दिखा रहे हैं कि वो चाय की दुकान में चाय बेच रहे हैं, नहीं वो दिखता है। कभी डांस करता हुआ दिख रहा है कि हाँ वो किसी के साथ डांस कर रहे हैं। अब पुलिस ने पकड़ लिया, तुम नहीं बनाया गया, ये तुम नहीं बनाया है, कोर्ट में लाया गया, कोर्ट उसको कौन से एक्ट में, कौन से जुर्म में सजा देगी, कौन से सेक्शन में, दिस वन कौन से सजा देगी। इसको कहते हैं, हमारे यहाँ जो है इसको कहते हैं डीप फेक, इसको वीडियो क्या कहते हैं, डीप फेक वीडियो। और भारत में डीप फेक लॉज नहीं है, डीप फेक पे लॉज नहीं है भारत में। तो फिर ये क्या बनता है, ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बनता। फिर जज को ऐसे मामले के लिए पनिशमेंट करने के लिए एक्ट पे जाना पड़ेगा, एक्ट है नहीं। आईटी एक्ट में कुछ लिखा है ऐसे मसले के बारे में, वहाँ पे 66E 70 कुछ प्रोविजन में कुछ डले हुए बातें, उसके अकॉर्डिंगली पनिश कर सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, जज को सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई वो ऐसा ही नहीं कि भाई तुमने ये गलत काम किया, तुमने उसके दुकान में तुम दिन में बैठे रहे, उसके बोलने पे भी तुम नहीं निकले दुकान से, उसके दुकान में तुम बैठे रहे, तुम्हें 6 महीने की जेल,
तुम्हें 6 महीने की जेल। अब 6 महीने की जेल मतलब व्हाट, अंडर विच एक्ट, विच सेक्शन, कहां पे, किस सेक्शन में, किस एक्ट में है? अगर ये नहीं लिख पा रहे हैं तब तो फिर ये पनिशमेंट बनेगा ही नहीं बनेगा। सो दैट इज द पॉइंट कवर किया, भारतीय न्याय संहिता के कौन से सेक्शन में उसका जो कर्म है वो अपराध है, या किसी दूसरे लॉ में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे कहा गया है कि वो चीजें क्या है, अपराध है। सही है, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जजमेंट एक्यूटल का है, जजमेंट में क्या हो रही है, एक्यूटल हो रही है, मतलब पर्सन छूट रहा है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यू नीड टू स्पेसिफाई, shall state the offense of which the accused is acquitted and direct that he be set at liberty. He be set at liberty. चलिए, अच्छा अब थर्ड सेकंड पे आइएगा, सेकंड सब सेक्शन पे। कभी कभी कोर्ट को कंफ्यूजन होती है कि दो सेक्शन में से कौन से सेक्शन को में ये फॉल कर रहा है ना, कौन से सेक्शन में फॉल कर रहा है। जैसे चोरी के लिए 3 साल की सजा भी है, 7 साल की भी है, 10 साल की भी है, तो हमारा जो एक्यूज्ड है वो किस में फॉल कर रहा है। अगर मान लो यहाँ किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो जज उसको प्रॉपर्ली कोट करेंगे। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, कन्विक्शन भारतीय न्याय संहिता में हो रही है और ये डाउटफुल है विच ऑफ द 2 सेक्शंस, कौन सा है, और अंडर विच ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द सेम सेक्शन ऑफ द संहिता ऑफेंस फॉल हो रहा है। तभी कोर्ट को डाउटफुल हो रहा है। द कोर्ट शैल डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस द सेम एंड द पास द जजमेंट इन द ऑल्टरनेटिव। दोनों को एक्सप्रेस करेगी और जिसके लिए कोर्ट ने कहा है जजमेंट पास किया उसके लिए पास करेगी। चलिए, अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सुनो, कभी कभी ऑफेंस में जो पनिशमेंट होती है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है या फिर डेथ होती है। मतलब 2 ही ऑप्शन है कोर्ट के पास, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट दे या फिर डेथ दे। किस केस में? मर्डर में। मतलब कोर्ट 10 साल 15 साल की सजा पे नहीं जा सकती मर्डर के केस में, या तो वो उम्र कैद देगी या फिर फांसी देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है या फिर पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ऐसा भी होता है। जैसे 409 में आईपीसी, 467 आईपीसी में, तो ये उसको डेडिकेटेड है। ये स्पेसिफाई कर रहा है अगर कन्विक्शन हुई ऑफेंस पनिशमेंट विद डेथ और इन द ऑल्टरनेटिव विद द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ ईयर, इस तरह की बात है। या क्या क्या बात है, लाइफ या डेथ, या लाइफ या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर सो एंड सो ईयर, तो जज तो दोनों में से कोई एक देंगे। अगर मान लो लाइफ और डेथ 2 में से ऑप्शन था कोर्ट के पास और कोर्ट ने दिया लाइफ का, तो कहते जजमेंट शैल स्टेट रीजन फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड। रीजन बताएंगे क्यों,
इसको लाइफ इंप्रिजमेंट क्यों दिया? दैट द पॉइंट। या लाइफ था या फिर 10 ईयर था, तो 10 ईयर क्यों दिया? जैसे कल्पेबल होमिसाइड का केस होता है, उसमें क्या सजा है? लाइफ इंप्रिजमेंट या 10 साल तक की सजा। 10 साल पे क्यों गए? दिस वन। कभी कभी कल्पेबल होमिसाइड में 2 साल की सजा होती है, 2 साल की सजा होती है। 2 साल की सजा पे क्यों गए? यू नीड टू स्पेसिफाई द रीजन, यू नीड टू स्पेसिफाई द रीजन, दैट वाज। तो यहां पे कहते हैं ना, द जजमेंट शैल स्टेट द रीजन फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड। दूसरी बात होती है क्या, अगर किसी को डेथ सेंटेंस देनी है तो जज उसके लिए क्या करेंगे? स्पेशल रीजन लिखेंगे, स्पेशल रीजन लिखेंगे। चलिए, ठंड लगी तो ऑफ कर लो तो इधर। तो जज उसके लिए क्या करेंगे? स्पेशल रीजन स्पेसिफाई करेंगे, यस दिस इज द स्पेशल रीजन ऑन टू विच वी आर डूइंग दैट, यू नो। अब डेथ सेंटेंस दिया तो स्पेशल रीजन कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है। नो, ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 1 year और मोर, बट सेंटेंस लेस देन 3 years। कन्विक्शन हो रही है ऑफेंस की, 1 year मोर है, कोर्ट इंपोज करी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, तो वो भी रीजन रिकॉर्ड करेगी फॉर अवॉर्डिंग सच सेंटेंस। सुनिए, ध्यान सुनिए बात। कोर्ट ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें ऐसे लिखा हुआ है, पनिशमेंट, या ऐसे लिखते हैं इम्प्रिजमेंट्स विच में एक्सटेंड टू 1 year, या इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years। सही है? ऐसा कुछ सजा वाली बातें हैं। लेकिन जज ने सोचा कि इसको जो हम सजा देंगे ना, 2 महीने का देंगे, 3 महीने से कम का देंगे, 2 months, 1 month, ऐसी सजा देने की बात सोची। जैसे क्या होता है ना, एक पर्सन चोरी किया, नॉर्मली दुकान में गया, कुछ सामान पड़े थे, उठा के रख लिया, सीसीटीवी में आ गया, पुलिस बुला लिया, कोर्ट में केस गया। अब चोरी की सजा कितने दिन की है? 3 साल की है। शुरुआत 3 साल से होती है। अब चोरी क्या किया है? सपोज करो कि एक पेन चुरा लिया, जज उसको सजा कितने दिन का दे? क्या? सजा नहीं देंगे? चोरी नहीं हुआ ये, यानी कि कोई भी चोरी करे और चीजें वापस कर दे तो सजा नहीं होगी? चोरी तो चोरी है, चाहे छोटे अमाउंट का हो चाहे बड़ा अमाउंट का हो, और मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट तो सजा भी देगी। कितनी सजा दे इसको? कई तरह की चोरी हो सकती है। एक पर्सन जाता है और वो दुकानदार कहीं इधर उधर गया, उसके कैश काउंटर से सारा कैश निकाल लिया, ये भी चोरी है। एक पर्सन गया, दुकानदार इधर उधर था, वहां से कुछ सामान उठा लिया, ये भी चोरी है। जो दोनों चोर की सजा तो डिफरेंट होगी। जो सीधा कैश उठा रहा है उसकी तो सजा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो छोटा मोटा आइटम उठा लिया उसकी सजा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो जज को 3 साल तक देने का पावर है, लेकिन जज जब उसकी बातों को देखेंगे कि उसने काम क्या किया है तो उसकी सजा क्या कर देंगे? कम से कम सोचेंगे। दे वो जज बोलेंगे कि भाई 15 दिन, 1 month। अब ये कहता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा, इट्स ए रिकॉर्ड रीजन वांटिंग फॉर सच सेंटेंस, ताकि लोग भी समझे कि इस चोरी में, अदरवाइज क्या होता है ना, दूसरा चोरी का केस है, वहां लोग इस चोरी का केस को रेफर कर देंगे कि जैसा जैसा देखिए वहां भी चोरी हुआ था और वहां जज ने 1 महीने की सजा दी, सही है, तो मुझे भी वो 1 महीने की सजा दीजिए। और अगर नहीं लिखा हो तो जज तो समझ ही नहीं पाएंगे फिर कि भाई ये तो एक साबुन चुराया था, ये कोहिनूर चुरा रहा है, दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है। सो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू सी दैट नो, यू नीड टू राइट द थिंग्स इनटू द
ऑर्डर, आपको ऑर्डर में ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, था नेक्स्ट, सेंटेंस टू डेथ। पर्सन अगर सेंटेंस टू डेथ है तो कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखेगा। अच्छा अब सुनो एक सिचुएशन, नाउ सी वन मोर सिचुएशन वी शुड बी फाइंडिंग आउट देयर। देखो किसी को डेथ सेंटेंस होती है, मतलब मान लो किसी को फांसी की सजा हुई, या कोर्ट क्या कहती है, फांसी की सजा तो नहीं लिखा है कहीं बीएनएस में, सब जगह लिखा क्या है, डेथ सेंटेंस। सभी जगह वर्ड क्या है, डेथ सेंटेंस है। 1 मिनट, ये ऑफ कर दिया। हाँ, एवरीवेयर इट इज रिटन दैट डेथ सेंटेंस। तो फांसी की सजा जो होती है, जो डेथ सेंटेंस होती है, कैसे मरना अच्छा होता है, पॉइजन से, अगर उसको जहर दे दिया जाए, स्नेक बाइट, सांप से कटवा दिया जाए, बुलेट फायरिंग, गोली मारी जाए, छत से नीचे फेंक दिया जाए, गले से लटका दिया जाए, हैंग, कौन सी मौत अच्छी होती है? क्या एक मरने वाला व्यक्ति चॉइस दे सकता है कि नहीं साहब मुझे फांसी से डर लगता, मेरे को जहर दो? कैन इट बी? क्या कानून में कहीं लिखा है कि उसको गले से टांग के ही मारना है, फांसी ही देनी है? बताया जरा, क्या कानून में कहीं लिखा है कि फांसी ही देनी है? तो देखो यहां पे क्लियरली बताया गया है, और पूरी जगह में यही है जो बताया गया है और कहीं नहीं। वो कहता है कि जज अगर फांसी की सजा देंगे, एनी पर्सन सेंटेंस टू डेथ, तो जज को ये डायरेक्शन देना पड़ेगा, द सेंटेंस विल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड, टिल ही इज डेड। मतलब उसमें लिखना पड़ेगा, इसी जब भी किसी को डेथ पनिशमेंट मिली तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये बीएनएस ने कहा है। इसका मतलब क्या इंसान का चॉइस हो सकता है कि उसको किस मोड का मौत पसंद है? तो वो चीजें नहीं है। तो फांसी पे ये नहीं लगता कि क्रूअल सेक्शन है ये? अगर मौत की सजा दे रहे हैं तो उसको उसके चॉइस का मोड दो कि भाई उसको जहर खा के मरना ज्यादा अच्छा लग रहा है, गोली से मरना ज्यादा अच्छा लग रहा है, सर पे गोली मार दो। फांसी वाला तो बड़ा दर्द वाला होगा, क्या ये गलत है? इसको भी कोर्ट में बहुत बार चैलेंज किया गया और एक्सपर्ट रिपोर्ट ये बताया गया कि जो फांसी वाली जो सजा है ना, फांसी से मरना, वो आसान है नेक से हैंग करके, क्योंकि वो गले की हड्डी टूट जाती है और गले की हड्डी जैसे टूटती है वो डेथ हो जाता है। सो इट इज इजी टू डाई, है ना? अच्छा, तो हैंग करना है नेक से टिल ही इज डेड, यानी कि वो हैंग ही रहेगा, डॉक्टर ऊपर ही चेक करेगा कि वो मर गया, अब उसको क्या होगा, उतारा जाएगा। और नहीं मरा तो लटका के रखेंगे, फिर भी नहीं मरा तो फिर पैर से खींचेंगे या फिर छोड़ देंगे। पैर से खींचेंगे, पैर से खींचते हैं। एक रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा हुई थी,
उसमें एक का वेट बड़ा कम था रंगा का, तो फिर उसको बिल में उतर के पैर से खींचना पड़ा, तब जाके उसकी डेथ हुई, है ना। अब कई लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि फांसी पे लटका दो और अगर नहीं मरा होगी उसकी सजा पूरी, वो घर जाएगा अब, है ना। बट ऐसा नहीं होता। क्या लिखा हुआ है, उसको करो बाय नेक टिल हिज डेड, दिस वन। तो ये हमारा सिचुएशन है। तो अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछे कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि डेथ सेंटेंस जो है फांसी लगा के ही दी जाएगी, देन व्हाट इज आंसर? क्या बीएनएस में कहीं लिखा है? नहीं, बीएनएसएस में लिखा है सेक्शन नंबर 393, ठीक है, 393 है, क्लियर? दिस वन सब क्लॉज 5, दिस वन क्लॉज या सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज या सबसेक्शन, सबसेक्शन, दोनों में अंतर क्या होता है? क्लॉज जो होते हैं उसकी प्रीवियस क्लॉज से कनेक्टिविटी नहीं होती, लेकिन सबसेक्शन जो होती है उसकी प्रीवियस सबसेक्शन या सेक्शन से कनेक्टेड होता है वो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द क्लॉज एंड सबसेक्शन। हाँ, अब जो भी ऑर्डर है सेक्शन 136, 137, 144, ये सब पॉइंट टू पॉइंट डिटर्मिनेशन रहेंगे, तो सब में होता है पॉइंट टू पॉइंट डिटर्मिनेशन। कमेंट्री आप जरूर रीड करो, कई बातें कमेंट्री की मैंने साथ साथ करवा दिया है। ठीक है, सो द नेक्स्ट ऑफ द थिंग वी शैल बी डूइंग टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, जो प्रीवियस टॉपिक का जो आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे।